Hello everyone, welcome to Maths 1 for AI ML, Artificial Intelligence and Machine Learning. तो आपने मेरे पहले वीडियोस में यानी जो पहला वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन का उसमें देखा होगा कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको GPM मैथ्स का। ठीक है, उसमें आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो भी अपलोड होंगे वीडियोस रिलेटेड टू करिकुलम। ठीक है, थियोरी का हो या क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन का हो, सो आपको उसके थ्रू मिल सकता है। इवन उसमें आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे जहाँ से आपको मटेरियल मिल सकता है पर्टिकुलर चैप्टर का या ऑल चैप्टर्स का। ओके, सो अभी हम देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स AI ML का। उसके लिए कंटेंट क्या है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कितने चैप्टर्स हैं, देखते हैं। ये सारे लिंक्स हैं जिससे थ्रू आप सिलेबस यूट्यूब स्लाइड शेयर PPT एंड ऑल वगैरह देख सकते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी पहले वीडियो में। अब चैप्टर्स देख रहे हैं। पहला चैप्टर है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ओके, उसके बाद है लॉगरिथम एंड पार्शियल फ्रैक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, उसके बाद है स्टैटिस्टिक, लास्ट वन प्रोबेबिलिटी। सो सबसे पहले चैप्टर डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। एक्चुअली ये बाकी ब्रांचेस में अलग अलग चैप्टर के तौर पे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको एक ही चैप्टर में ये बहुत लेंदी हो जाएगा। इसमें हम डिटर्मिनेंट का बेसिक आप जानते ही हो, डिटर्मिनेंट क्या रहता है। इसके कंटेंट के साथ हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्या है। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप देख ही चुके होंगे 10th पे। ठीक है, 3x3 डिटर्मिनेंट, 2x2 डिटर्मिनेंट क्या रहता है, 4 एलिमेंट्स आर अरेंज इन 2 rows एंड 2 columns एंड क्रॉस बाय वर्टिकल बार। ठीक है, और इसका ऑर्डर 2x2 होता है, इसमें टोटल एलिमेंट 4 होते हैं। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला है, इसकी एक वैल्यू रहती है जो फॉर्मूले थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला आप सीख चुके हो ऑलरेडी, वो हम फिर से यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि 2x2 का अगर हमें पता चलेगा तो ही हम 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। 3x3 में क्या होगा, 3 rows एंड 3 columns में 9 एलिमेंट्स अरेंज होंगे एनक्लोज बाय वर्टिकल बार्स। ठीक है, ये रहे 9 एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स होंगे। तो इनको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो रिलेटेड है 2x2 को सॉल्व करने के फॉर्मूले के साथ। सो इसीलिए हमें 2x2 जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 3x3 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिटर्मिनेंट जो है वो एक वैल्यू रहती है जो हम फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिसेस जो है, कंपैरिजन में बता रही हूँ, मैट्रिसेस जो है वो जैसे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जैसे डिटर्मिनेंट में क्या कंपलसरी है, रोज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m×n का मतलब m रोज n कॉलम्स। ओके, और ये जस्ट अरेंजमेंट है जो क्लोज ब्रैकेट में हमें रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में दिया जाता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेगा, ये फिलहाल मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 3 अननोन्स बाय क्रैमर्स रूल। 3 अननोन्स यानी आपको 3 इक्वेशंस होंगे लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y plus c2z equal to d2, and a 3x plus b3y plus c3z equal to d3। 3 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल x y z में। ठीक है, तो इसमें x y z का सोल्यूशन क्या रहेगा फॉर दिस सिस्टम, यानी साइमल्टेनियसली तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर ज्योमेट्रिकली बोल सकते हो कि 3 प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। अगर इसकी सिचुएशन है इन तीनों प्लेन्स में 3 वेरिएबल्स एक इक्वेशन में है, मतलब वो एक प्लेन डिस्क्राइब करते हैं। सो 3 प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। वो सिंगल पॉइंट, अगर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, क्रैमर्स रूल से हमें वो मिलेगा। ओके, इसके बाद हम देखेंगे मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक मेथड। मैट्रिक मेथड या मैट्रिक इन्वर्जन मेथड कह सकते हैं। मैट्रिसेस जो अरेंजमेंट रहता है रोज एंड कॉलम्स का इन अ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, उसका अलजेब्रा यानी
एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक का एडिशन सब्ट्रैक्शन या मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जा सकता है, इक्वल मैट्रिक क्या रहते हैं, बहुत सारे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में ऐसे 6-7 टाइप से वो देख लेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज एडजॉइंट एंड इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक क्या रहता है, ठीक है। रोज को कॉलम करके लिखते हैं उसको ट्रांसपोज कहा जाता है। एडजॉइंट जो है उसके लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है, वो तब हम चैप्टर में देख लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक मिल गया कि एडजॉइंट मैट्रिक मिल सकता है, उनके बीच में रिलेशन है। एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक, एडजॉइंट मिल गया कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक हम बाय फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला हम मैट्रिसेस जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो इसका एप्लीकेशन है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक मेथड को हो या मैट्रिक इन्वर्जन मेथड को हो, ठीक है। इसीलिए इनवर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, इसीलिए हम ये सब सीखते हैं। ट्रांसपोज, एडजॉइंट, ये सभी रिलेटेड है इनवर्स के साथ। और इनवर्स किस लिए यूज़ होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें इनवर्स यूज़ होता है मैट्रिसेस का। और नेक्स्ट लाइन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम एंड पार्शियल फ्रैक्शन। लॉगरिथम जो है, आप लॉग, एंटी लॉग, इस तरह से आपने सुना होगा 10th लेवल पे, इवन आपने टेबल्स यूज़ किए होंगे लॉग के, एंटी लॉग के। सिंपल जो हमें एग्जाम्पल्स, सॉरी नॉट सिंपल, जो हमें कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स रहते हैं, डेसिमल में नंबर है, मल्टीप्लिकेशन है उनका, या डिवीजन है, बहुत टफ वाला एक कैलकुलेशन करना है जिसके लिए कैल्शियम यूज़ नहीं कर सकते, 10th-12th में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो लॉग टेबल यूज़ की जाती है। पर यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम सबसे पहले देखेंगे। लॉगरिथम क्या देता है, सपोज हम किसी एक नंबर के पावर में, यानी किसी भी नंबर को एक नंबर के किसी पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 2 समथिंग, 2 कहो तो 4, 2 कहो तो 8, लाइकवाइज, ठीक है। तो हर एक नंबर को एक पावर में, एक नंबर के पावर में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको बेस कहा जाता है। यहाँ पे ए बेस कहा जाएगा, एक्स जो है उसको एक्सपोनेंट कहेंगे और वाई जो है उसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट को बेस के पावर में एक्सप्रेस करना ही यहाँ पे ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहा जाता है। इस एक्सपोनेंट फॉर्म को जब लॉगरिथम में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो लॉग टू द log of y means log of argument to the given base equal to x, ये रहा लॉगरिथम फॉर्म। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हम उसका लॉगरिथम फॉर्म एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो लॉज ऑफ इंडाइसिस पे डिपेंड करता है। जस्ट एक एग्जांपल बताती हूँ, a⁻m इंटू a⁻n को हम a⁻m+n लिख सकते हैं। ये एक लॉ ऑफ इंडाइसिस है जिसके बेस पे हमें फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यानी प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम मिल जाता है, ठीक है, उसका यूज करके। सो इन दैट वे और भी है, सब डिवीजन का है, क्वेश्चन का है, उसके बाद पावर का है। ये लॉज देखेंगे, उस पर डिपेंडेंट सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे, ओके। इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट जो है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स, रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप रहते हैं, वो डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे, आपका डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब आपको क्या दिया जाएगा, एक्सप्रेशन होगा। न्यूमरेटर में एक्स की एक एक्सप्रेशन रहेगी, डिनोमिनेटर में एक्स की एक एक्सप्रेशन रहेगी। क्यू एक्स के फैक्टर्स हो सकते हैं लीनियर फैक्टर्स मतलब ए एक्स प्लस बी फॉर्म, ओके। क्यू एक्स जो है वो अगर लीनियर है, यानी उसके एक्स का पावर हाईएस्ट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक्स का पावर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, तो उसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, कैसे फैक्टर्स मिलेंगे, लीनियर ही मिलेंगे या एक आध क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल लाइक x² + 4 जो है, इसका कोई रूट नहीं मिलेगा हमें रियल नंबर में, तो ये क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल कहा जाता है। ये सब मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन जब स्टार्ट होगी फिर से रिपीट करूंगी, जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं। सो px/qx, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। और वो कैसे हम कर सकते हैं वो हम चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री तो आप ऑलरेडी जानते हो। ट्रिग्नोमेट्री के 6 जो हमारे रेशोज हैं, दैट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक,
इन सब की डेफिनेशन भी आप जानते हो, रिलेटेड टू 90 डिग्री ट्राइंगल, मतलब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल रहता है उससे रिलेटेड आप इसकी सारी डेफिनेशन भी बता सकते हो। अगर सपोज करो ये y है, ये x है और ये r है, तो इस पे डिपेंडेंट आप साइन कॉस टेन सबके, और ये थीटा है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा सबकी डेफिनेशन लिख सकते हो इन एक्स वाई एंड आर। ओके, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड अलाइड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स विदाउट प्रूफ। ओके, कंपाउंड एंगल मतलब लाइक दो ए और बी, दो एंगल है, तो ए प्लस बी के लिए साइन ऑफ ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज मतलब यहाँ पे कंपाउंड में ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइप के एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एक्सप्रेशन देखेंगे। अलाइड मतलब 90 के मल्टीपल प्लस माइनस रिमेनिंग में 90 का मल्टीपल यानी एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा टाइप के जो एंगल्स हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम अलाइड के अंदर देखेंगे। मल्टीपल यानी एक अगर एंगल है तो साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन है हमें पता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या रहेगा। वैसे ही सब मल्टीपल यानी a/2 टाइप के, ठीक है। इन सब के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। इसके बाद का टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलीज विदाउट प्रूफ। फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन मतलब सम ऑफ फैक्टराइजेशन यानी सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना, डीफैक्टराइजेशन यानी प्रोडक्ट को सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस करना। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी टेन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा, इनसे रिलेटेड हम रेशियोज देखेंगे, ये कैसे ऑब्टेन हो सकते हैं। अगर हमारे पास साइन कॉस टेन है तो इनसे रिलेशन जो रहेगा वो देखेंगे, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स और भी कुछ प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड वो देखेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिलेशन है जिसकी वजह से हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताया गया है कि कौन से रेशो के लिए, साइन थीटा के लिए जैसे 1/2 है तो हम यहाँ थीटा के लिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी थीटा मतलब 30 डिग्री कह सकती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, सो ये सब हम तब भी देखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि कौन सी डिग्री, प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कौन सा प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि एक नंबर के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत सारी एंगल बताता है और उसमें जो लीस्ट रहती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन और हम अच्छे से देखेंगे चैप्टर के बाद। यूनिट 4 है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस की जो इन जनरल डेफिनेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रहती है, जिसमें a b और c जो है कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। a 0 रहा तो y इक्वल टू समथिंग मिलेगा, यानी ये y इक्वल टू समथिंग, यानी y इक्वल टू सपोज b1, और अगर b 0 है तो a इक्वल टू x इक्वल टू समथिंग यानी सपोज a1, ऐसी इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे स्ट्रेट लाइन में। करेक्ट सिलेबस का कंटेंट देखते हुए चलते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में क्या देखने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन, जनरल स्ट्रेट लाइन, उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस का डेफिनेशन, उसके लिए हमें स्लोप का डेफिनेशन पता होना चाहिए, स्लोप क्या रहता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लोप अगर हमें पता है दोनों लाइंस का तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस एक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस भी स्लोप चाहिए दोनों लाइंस का। पैरेलल के लिए दोनों के स्लोप सेम रहते हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 रहता है। ये प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग फिर जैसे क्वेश्चन दिया गया है इनका यूज करके हम अननोन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स इंटरसेप्ट फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म तो मैंने बताया आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
अगर ये दिया गया है तो भी हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर हमें पता है कि लाइन जो है एक एक्स वाई वाई वन पॉइंट से पास हो रही है और एन स्लोप है उसका, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का एक फॉर्मूला है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर 2 पॉइंट फॉर्म, अगर हमें पता है कि एक लाइन जो है इन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो 2 पॉइंट फॉर्म एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिससे हम 2 पॉइंट अगर हमें पता है जिससे स्ट्रेट लाइन पास हो रही है तो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, ए और बी एक्स और वाई इंटरसेप्ट है, वाई एक्स और वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन जो है एक्स और वाई को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, ए अगर एक्स इंटरसेप्ट है मतलब ये जो डिस्टेंस है ये ए यूनिट का होगा, और ये बी वाई इंटरसेप्ट है तो ये बी यूनिट का होगा ये डिस्टेंस। ठीक है, सो इसके बेस पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटरसेप्ट फॉर्म का जिसमें हम ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, लाइन से किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना, इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सपोज करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वेशन है, और ये पॉइंट जो है ये x1 y1 है, तो फॉर्मूला है रिलेटेड टू दिस जिसके यूज से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला है। इन दोनों लाइंस का स्लोप पता होना चाहिए हमें ना, इक्वेशन अगर हमारे पास है तो फॉर्मूला इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, वो इक्वेशन दोनों की चाहिए, उसके बाद हम उस पर फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में। इसके बाद है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का कंटेंट है रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ डिस्क्रीट एंड ग्रुप डाटा। स्टैटिस्टिक के 3 तरह के ग्रुप देखेंगे हम, एक रहता है रॉ, दूसरा एक रॉ डाटा रहता है, दूसरा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और तीसरा रहता है ग्रुप्ड। ये चैप्टर स्टार्ट होने के पहले मैं आपको इन तीनों का अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी, और उस पर डिपेंडेंट फिर हमें हर एक जो भी हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन वो तीनों टाइप की डाटा के लिए देखने वाले, रेंज, रॉ, अनग्रुप, ग्रुप डाटा के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट एंड ग्रुप डाटा, वही मैंने कहा डिस्क्रीट यानी रॉ डाटा एंड ग्रुप यानी ग्रुप डाटा, और डिस्क्रीट ये दोनों रहेंगे। इसके बाद सेकेंड टॉपिक है मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द ग्रुप एंड अनग्रुप्ड डाटा, वेटेड मीन्स। मीन मतलब कि आपको पता है कि मीन क्या रहता है, अगर हमारे पास 4 इस तरह से वैल्यूज दिए गए तो इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज, इस तरह से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी गिवन डाटा होगी उसका मीन फाइंड करेंगे, मीन से फिर उसका मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए फॉर्मूलीज हैं, फॉर्मूलीज के अनुसार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 इस फॉर्मूले से। ठीक है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हमें अगर दो डाटा के बीच में सपोज दो डाटा है, एक सेट 1 एक सेट 2 करके, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर हम कंपेयर करें तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम है वो डाटा कंसिस्टेंट डाटा कही जाएगी, यानी उसके जो एलिमेंट्स जो भी उसकी वैल्यूज दिए गए हैं वो एक दूसरे के कंपैरेटिवली ज़्यादा करीब है पहली डाटा के। कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा फाइंड आउट करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कंपेयर किया जाता है, जिसका कम रहता है उसकी कंसिस्टेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। और नेक्स्ट लाइन कंपैरिजन ऑफ 2 सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है, सो CV फाइंड आउट करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 2 सेट्स के, जिसका कम रहेगा उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहेगी।
ओके, या कंसिस्टेंसी पूछे या वेरिएंस पूछे, वेरिएंस पूछा तो उल्टा, जिसका ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रहेगा उसमें वेरिएशन ज्यादा है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी 10 में पढ़ चुके हैं। 2 coins are tossed simultaneously, then what is a sample space? तो उसमें क्या रहता है, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ये पॉसिबल आउटकम है, यानी कि उसके सैंपल स्पेस है। किसका, 2 coin टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो जिसमें फिर इवेंट बोले जाते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैविंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। ओके, तो 2 हेड्स का एक ही ऑप्शन है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी। और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये आपने पढ़ चुके हो इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, और इससे रिलेटेड और आगे का भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट, occurrence ऑफ इवेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी वो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम जो है वो एक नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे रह सकते हैं और मेजरेबल रह सकते हैं, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेजरेबल मतलब हम कितने आउटकम होंगे उसको मेजर कर सकते हैं। फिर सैंपल स्पेस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स, उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है, उसके सेट के फॉर्म में लिखा जाता है। इवेंट, इवेंट एक सबसेट रहता है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस क्या है, सेट है, तो इवेंट क्या है, सबसेट है। उसके बाद अकरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, किसी इवेंट, कोई इवेंट अकर किया है, ऐसा कब कह सकते हैं, इवेंट के फेवर में जो भी एलिमेंट है उनमें से कोई एक आउटकम मिला तो हम कहते हैं इवेंट के फेवर में ना इवेंट अकर हुआ। टाइप ऑफ इवेंट्स, अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड एंड हेड एंड टेल बोथ आर द आउटकम्स, नॉट पॉसिबल। एक कॉइन के लिए दोनों हेड एंड टेल नहीं आ सकता, आइदर हेड और टेल आ सकता है। ओके, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 0 रहता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे दो इवेंट्स जिसके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं है, यानी फाइसेट, ठीक है। नो कॉमन पॉइंट आर देयर इन टू इवेंट्स, देन वी सेड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव, दो इवेंट्स जो जुड़ के पूरा सैंपल स्पेस बना रहे हैं उनको एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा जाता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, दो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम है उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाता है। सपोज ए का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी का भी 1/2 है। लाइकवाइज अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक कॉइन टॉस करते वक्त अगर हम कहें कि हमें आउटकम हेड मिलना चाहिए या आउटकम टेल मिलना चाहिए, तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए ये इक्वली लाइकली इवेंट्स कहे जाएंगे। और नेक्स्ट लाइन, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे किसी इवेंट का, उसके लिए हम सैंपल स्पेस पहले एक्सप्रेस करेंगे, फिर इवेंट के रिस्पेक्ट में ये देखेंगे कि कौन से सैंपल पॉइंट्स उसके फेवर में है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यूज करके हम उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी विदाउट प्रूफ, सिंपल एग्जांपल्स। ए यूनियन बी, दो इवेंट्स का यूनियन, दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में देखेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलीज भी देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा करिकुलम यानी सब सिलेबस कंप्लीट होता है। होप सुपरफिशियल वे में वो थोड़ा बहुत समझा होगा कि हम लोग क्या देखने वाले हैं पूरे मैथ्स, बेसिक मैथमेटिक्स में। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर maths chapter, all chapter maths lectures, and अगर कोई भी डिफिकल्टी हो so you can say me any time, but इससे पहले आप YouTube के वीडियोस ज़रूर प्रेफर करना 2 to 3 times. Thank you so much. Bye.